नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सचमुच हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, एक जमीनी स्तर का किसान आंदोलन जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव बन जाता है। अमूल की ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे हाशिए पर खड़े लोगों ने, जिन्हें सब अंडरडॉग मानते थे, एकजुट होकर एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। ओके, अब जरा इस नंबर को देखिए, 90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आज के समय में इस ब्रांड की वैल्यूएशन लिटरली 90,000 करोड़ रुपए है। ये आंकड़ा मैं आपको शुरुआत में ही इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इस बात का अंदाजा लगा सकें कि जिन किसानों और मजदूरों का कभी बुरी तरह शोषण होता था, उन्होंने मिलकर जो सिस्टम बनाया है उसका स्केल असल में कितना विशाल है। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। सेक्शन 1, अ फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द 1946 लैंडस्केप। इस पूरी कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात 1946 की है। जगह है गुजरात का आनंद। उस वक्त वहां के जो भूमिहीन और गरीब किसान थे, उनके हालात बहुत खराब थे। उन्हें बिचौलियों के भयंकर शोषण का सामना करना पड़ रहा था। मतलब मेहनत पूरी की पूरी किसान की होती थी, लेकिन मुनाफी की मलाई कोई और मार ले जाता था। अब इस सप्लाई चेन को देखिए। अमूल से पहले वाले दौर में सब कुछ बिचौलियों के हाथ में था, सारा प्रॉफिट वो ले जाते थे। लेकिन फिर आया ये क्रांतिकारी अमूल मॉडल। इसने पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। बिचौलियों को सिस्टम से पूरी तरह आउट कर दिया गया और खुद किसानों को सशक्त स्टेक होल्डर्स बना दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो जो दूध उगा रहा है वही अब उस बिजनेस का मालिक है। सेक्शन 2, एंटर द आर्किटेक्ट्स, बिल्डिंग द कोऑपरेटिव। अब सवाल यह आता है कि इस नए सिस्टम का ब्लूप्रिंट आखिर तैयार किसने किया। जाहिर है, इसके पीछे कुछ बहुत ही दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने किसानों के इस गुस्से को एक सही और कंस्ट्रक्टिव दिशा दी। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई जैसे महान नेताओं का जो सपोर्ट था वो एकदम क्रूशियल था। उन्हीं के समर्थन से इस कोऑपरेटिव की मजबूत नींव रखी जा सकी। ये शुरुआती समय बहुत ही एक्शन पैक्ड था। 1946 में किसान बिचौलियों के खिलाफ एकजुट हुए और उसी साल कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड बन गई। इस बेस को तैयार करने में त्रिभुवन दास पटेल जी का रोल बहुत ही अहम था। लेकिन फिर 1949 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इस कोऑपरेटिव में एंट्री होती है एक यंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की, जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर कुरियन, जिन्हें आज हम सब मिल्क मैन ऑफ इंडिया या श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर थी। उनका मानना था कि इस पूरे सिस्टम का असल मकसद सिर्फ दूध बेचना या पैसे कमाना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अल्टीमेट बिजनेस गोल था किसानों को सशक्त बनाना और उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित करना। दूध तो बस एक जरिया था, असली फोकस तो किसान के एम्पावरमेंट पर था। सेक्शन 3, द कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो चलिए अब जरा इसके हार्डकोर ऑपरेशनल मैकेनिक्स में डाइव करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस मॉडल में जो इसे इतना हाईली प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनाता है। दूध का जो ये पूरा सफर है ना, वो एकदम सीधा और सुलझा हुआ है। स्टेप 1, 36 लाख किसान दूध इकट्ठा करते हैं। स्टेप 2, उसे सीधे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। स्टेप 3, यहाँ इनका अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम आता है। और स्टेप 4, ये दूध सीधे 20 लाख रिटेल स्टोर्स तक पहुंच जाता है। कैच यहाँ पर यह है कि पूरी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करने की वजह से और बिचौलियों के ना होने से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अविश्वसनीय रूप से कम रहता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसी शानदार मॉडल ने जन्म दिया ऑपरेशन फ्लड को। डॉक्टर कुरियन के लीडरशिप में चला यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास प्रोग्राम था। और इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसने लिटरली भारत की काया पलट दी। एक ऐसा देश जहां दूध की कमी हुआ करती थी, वो रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इसने ना सिर्फ दूध की कमी को दूर किया, बल्कि गांव-गांव में महिलाओं को एक जबरदस्त आर्थिक आजादी भी दी। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। सोचकर देखिए, गांव के किसानों की एक कोऑपरेटिव ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनियों को मार्केट से कैसे आउट कर दिया। इस सवाल का जवाब हमें अमूल की उन ब्रिलियंट और आक्रामक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ ले जाता है। सेक्शन 4, अ मार्केटिंग मास्टर क्लास, द अमूल ब्रांड। ये देखना सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे किसानों पर फोकस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कल्चरल पावर हाउस बन गया जिसके आगे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी नहीं टिक पाए। और जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग जीनियस सिल्वेस्टर दाकुन्ना द्वारा बनाई गई आइकॉनिक अमूल गर्ल को कैसे भूल सकते हैं।
हर ताज़ा खबर पर वो विटी पंच लाइन्स, वो हल्का सा कटाक्ष और प्यारा सा मजाक। इन विज्ञापनों ने अमूल को सिर्फ एक प्रोडक्ट के डिब्बे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे हर घर का हिस्सा, एक प्यारा सा पारिवारिक नाम बना दिया। और ये बात सिर्फ विज्ञापनों तक ही नहीं थी, इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन देखिए। अमूल बटर से लेकर दूध की पूरी रेंज, गोल्ड, ताज़ा, स्लिम एंड ट्रिम। फिर अमूल चीज़, घी, फ्रेश क्रीम, मिठाई मेट, और हाँ, भैंस के दूध से पाउडर बनाने जैसा बड़ा इनोवेशन भी इन्होंने ही किया। इसी वजह से तो सरस, मदर डेयरी या नंदिनी जैसे मजबूत क्षेत्रीय ब्रांड्स के होते हुए भी अमूल की पकड़ पूरे देश पर हमेशा सबसे स्ट्रांग बनी रही। सेक्शन 5, द अमूल एम्पायर टुडे, मैसिव स्केल एंड इम्पैक्ट। चलिए अब इस पूरी कहानी को आज के समय में रखकर देखते हैं। लीडरशिप और एग्जीक्यूशन की इस ग्लोबल केस स्टडी ने जो अचीव किया है वो सचमुच हैरान करने वाला है। अब जरा इन विशाल आंकड़ों को एक बार फिर देखिए। हर दिन 3.5 करोड़ लीटर दूध का कलेक्शन, 36 लाख किसानों का एक अकल्पनीय नेटवर्क, 20 लाख रिटेल स्टोर्स तक सीधी पहुंच और 90,000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू। ये सिर्फ कुछ रैंडम नंबर्स नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब एक ग्रासरूट लेवल की कोऑपरेटिव पूरे कमिटमेंट के साथ काम करती है तो वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से सबसे बड़ी टेक अवे क्या है, वो इस आखिरी सवाल में छुपी है। अगर शोषण का शिकार हुए कुछ किसान एकजुट होकर बिना किसी मल्टीनेशनल बैकिंग के दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, तो क्या इस कमाल के कोऑपरेटिव मॉडल को आज की दूसरी बड़ी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मॉडर्न बिजनेस प्रॉब्लम्स के नए और इंक्लूसिव सॉल्यूशन सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए।